आपके लिए लेके आए हैं 2024 और 2025 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से जो प्रश्न बने हैं वो आपके लिए आज हम लेके आए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना, देखना और इनको रिवाइज करना, ताकि जो है आपका अच्छे से आपको पता चले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2024 और 25 में जो भी प्रश्न बने हैं परीक्षाओं के अंदर। अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा हुई है, आरपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो प्रश्न बने हैं उनकी सीरीज़ जो है वो आज से हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनसे सहायता मिल सके, आपको पता चले कि किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, नए प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं और हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। और बार बार प्रश्न जो है वो रिपीट भी होते हैं, तो प्लीज़ आपको इनको ध्यान से पढ़ना है अच्छे से। तो हम अपने पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, तो उसकी बात करें तो पहला प्रश्न है कि राजौरगढ़ में क्या पूछा है हमसे पहले प्रश्न में। हमसे पहले प्रश्न में ये पूछा गया है कि राजौरगढ़ जो है उसमें मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित था। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और फिर आपको उसका जवाब देना है, ताकि आपको पता चले कि आप जो है वो कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं और कौन से प्रश्न आपको नहीं आते हैं। तो आपको फिर लास्ट में कमेंट करके ये भी बताना है कि कौन से प्रश्न आपको आ रहे थे और कौन से नहीं। तो हमारा पहला प्रश्न आपने पढ़ लिया है, एक बार पॉज करें और फिर ध्यान से सोच समझ के उत्तर दें। तो देखो, पूछा है कि राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित था। यानी राजौरगढ़ में मथान देव के द्वारा मंदिर बनवाया गया प्रसिद्ध, वो कौन से देवी देवता को समर्पित था। तो सूर्य को था, शिव को था, महिषासुर मर्दिनी या विष्णु। तो देखो, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा शिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शिव को समर्पित था। ये मंदिर किसको समर्पित था, तो हमारा आंसर हो गया ये मंदिर जो है वो शिव को समर्पित था। ठीक है, फिर देखो हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। फिर हम किसकी बात करें, फिर हम बात करेंगे अपने दूसरे प्रश्न की। तो हमारा दूसरा प्रश्न जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था। क्या पूछा है, ओजियाना जो है उसके उत्खनन से जो है वो कौन संबंधित था। तो फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और बताएंगे। देखो हमारे सामने क्या है, आर.सी. अग्रवाल थे क्या, बी.आर. मीणा थे क्या, या आलोक त्रिपाठी थे क्या, या इन तीन को दिया है और हमसे पूछा है तो हमें बताना है कि कौन था। तो देखो, फिर हमें बताना बी और सी मतलब बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी थे क्या। गह में हमसे पूछा है कि केवल आलोक त्रिपाठी थे क्या ओजियाना के उत्खनन से संबंधित, और फिर हमसे पूछा है कि क्या सिर्फ बी.आर. मीणा थे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और आंसर बताएं, और ये भी बताना है कि ओजियाना सभ्यता जो है वो कहाँ से संबंधित है। तो देखो, हम बात करें ओजियाना सभ्यता की, तो हम थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ओजियाना सभ्यता जो है वो एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है। ओजियाना जो है वो क्या है, एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, और यहाँ पर वर्षभ और गाय की जो है वो मूर्तियाँ मिली हैं। किसकी, वर्षभ यानी सांड की, बैल की और गाय की जो है ओजियाना सभ्यता के अंदर मूर्तियाँ मिली हैं, और उनके ऊपर सफ़ेद रंग जो है उससे क्या बनाया गया, उन मूर्तियों के ऊपर डिजाइन बनाया गया है। और ओजियाना सभ्यता जो है उससे तांबे की चूड़ियाँ भी मिली हैं, तांबे की अंगूठी मिली है, और जैसे स्त्रियों के आभूषण है, जैसे मांगल्य आभूषण है आदि जो है वो भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आदि जो है वो भी इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर बताओ फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी जो है वो ओजियाना सभ्यता से संबंधित है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओजियाना सभ्यता कहाँ से संबंधित है।
फिर देखो हम हमारे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, ये सारे प्रश्न जो हैं वो पिछली अभी 2024 और 25 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं, तो आप इनको लाइट मत लीजिएगा, इनको सीरियसली पढ़ लीजिएगा। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग जो है वो अवस्थित है। क्या पूछा गया है कि सलीम सागर एवं जो सूरज कुंड जल तड़ाग है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो बताइए फटाफट, पॉज करना है वीडियो को और फिर आंसर देना है ताकि आपको पता चले कि कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, आप कितने पानी में हैं। तो बताओ, ये सूरजकुंड जल तड़ाग जो है वो शेरगढ़ के किले 12 में है क्या? शेरगढ़ किला जो है 12 में वहाँ पर है क्या? जूनागढ़ का किला बीकानेर में है वहाँ पर है क्या? या फिर बात करें बाला किला अलवर में है उसमें है क्या? या फिर जयगढ़ किला जयपुर में है वहाँ पर है क्या? तो फटाफट आंसर दीजिएगा कि ये कहाँ पर है। पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, ये इसका आंसर तो हो जाएगा, ये सूरजकुंड जल तड़ाग जो है वो है बाला किला अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? तो ये याद रखेंगे, बाला किला अलवर के अंदर है। अब देखो, बाला दुर्ग जो है उसका निर्माण, तो ये बाला दुर्ग जो है इसका निर्माण याद रखेंगे कब हुआ था? 1049 ईस्वी में किसने करवाया? तो याद रखेंगे अलग राय ने। किसने करवाया? याद रखना है, अलग राय ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया? 1049 के अंदर इसका निर्माण करवाया। और मुग़ल शासक जो है बाबर, खानवा के युद्ध के बाद में मुग़ल, इसके बारे में एक बात याद रखनी है कि मुग़ल शासक जो था ना बाबर, उसने खानवा का युद्ध होने के बाद में यहाँ पर इस बाला किला अलवर में कुछ दिन विश्राम किया था, आराम किया था। यानी युद्ध करके बाबर थक गया था तो उसने आराम कौन से किले में किया था? तो याद रखना है बाला किला अलवर में किया था। और जो याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको याद रखना है, इसको कहते हैं कुंवारा किला भी। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कुंवारा किला। और इसको कहते हैं 52 बुर्जों का। क्या कहते हैं? तो इसको याद रखेंगे 52 बुर्जों का और लाडला किला भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए 52 बुर्जों का लाडला किला किसको कहा जाता है, तो हमें बताना है बाला किला अलवर जो है उसको कहा जाता है। ये बात याद रखनी है। और इसका उपनाम हम बात करें तो इसको आँख वाला किला जो है वो भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आँख वाला किला भी इसको कहा जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है? हमारे अगले प्रश्न की जब हम बात करें तो उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहे हैं कि इसमें जो भी है उनमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखो, निहाल टावर धौलपुर में है क्या? आपको कमेंट में बताना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो उसको क्या करना है? लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो निहाल टावर धौलपुर में है क्या? मोड़ा पहाड़ झुंझुनू के अंदर है क्या? फिर हज़रत कमरुद्दीन शाह की दरगाह जो है वो क्या नागौर के अंदर है? कन्हैया लाल बांग्ला की हवेली जो है वो क्या चूरू के अंदर है? तो फटाफट कमेंट करके बताना है आपको कि ये बातें सारी सही है क्या। तो देखो, निहाल टावर जो है वो धौलपुर के अंदर है, मोड़ा पहाड़ जो है वो झुंझुनू के अंदर है, लेकिन हज़रत कमरुद्दीन शाह की दरगाह जो है वो कहाँ पर नहीं है? तो वो नागौर में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हज़रत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है। तो फिर पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये हज़रत कमरुद्दीन की दरगाह? तो याद रखेंगे ये हज़रत कमरुद्दीन शाह की दरगाह जो है वो दोस्तों है अपने झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। और कन्हैया लाल बांग्ला की हवेली जो है वो कहाँ पर है? तो वो है चूरू के अंदर। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखो, हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न जो है उसमें हमसे क्या करवाया गया है? तो उसमें हमसे मिलान करवाया गया है कि सूची फर्स्ट जो है उसके साथ में सेकंड का मिलान करना है। तो देखो, एक तरफ तो दी गई है छतरी और एक तरफ क्या दिए गए हैं? स्थान दिए गए हैं। तो फटाफट आप लोग बताएं कि सवाई जयसिंह की छतरी जो है वो क्या अलवर के अंदर है? मूसी रानी की छतरी जो है क्या रामगढ़ के अंदर है? गोपाल सिंह की छतरी गटोर के अंदर, सेठों की छतरी करौली के अंदर है क्या?
तो देखो, जब हम बात करेंगे सवाई जयसिंह की छतरी की, तो सवाई जयसिंह की छतरी जो है वो दोस्तों कहाँ पर याद रखनी है हमें। तो सवाई जयसिंह की छतरी जो है वो है अपनी, फटाफट बताओ कहाँ पर है सवाई जयसिंह की छतरी। तो सवाई जयसिंह की छतरी हमें याद रख लेनी है, गैटोर के अंदर है। कहाँ पर है? तो ये है गैटोर के अंदर। सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ पर है? गैटोर के अंदर है। ये इसमें सही थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है, याद रखेंगे। सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ पर है? गैटोर के अंदर है। फिर बात करेंगे कि मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है। तो मूसी रानी की छतरी जो है वो याद रखेंगे अलवर के अंदर है। मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? तो याद रखेंगे अलवर के अंदर है। फिर हम बात करेंगे गोपाल सिंह की छतरी। तो गोपाल सिंह की छतरी जो है वो है करौली के अंदर। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? तो गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर है। सेठों की छतरी की बात करें तो सेठों की छतरी जो है वो है अपने रामगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? रामगढ़ के अंदर। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका, मिलान करें तो हम लोग, तो देखो इसका आंसर होगा 3, इसका आंसर होगा 3, 1, 4 और 2। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको बताना है कि आपको क्या इसका आंसर आया था। ठीक है, फिर देखो हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो हमारे अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो फटाफट आप लोग बताओ कि हमारा जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका शिल्पी जो है उसकी बात करें तो कौन था। क्या मंडन? ये मंडल नहीं है, ये क्या है? तो ये याद रखेंगे, ये है मंडन। क्या है? मंडन है। मंडन था क्या? गोविंद था क्या? नापा था क्या? या पुंजा था क्या? तो देखो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, मंडन था। क्या था? मंडन था, जो किसका? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। लेकिन हम थोड़ी बातें जो हैं वो इसके बारे में जान लेते हैं। तो बात करें कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ है, तो याद रखेंगे राजसमंद के अंदर क्या है, ये अपना कुंभलगढ़ दुर्ग है। और इस दुर्ग का निर्माण, तो निर्माण जो है वो किसने कराया, याद रखेंगे राणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया था, याद रखना है, राणा कुंभा ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। किसकी देखरेख में करवाया? मंडन की देखरेख में करवाया, वो इसका शिल्पी था। अब देखो इसके बारे में एक प्रसिद्ध कथन भी प्रसिद्ध है। इसके बारे में क्या है, एक प्रसिद्ध कथन प्रसिद्ध है। और वो कथन क्या है, आप लोग भी कमेंट में बताना कि वो कथन क्या है। तो देखो अबुल फजल जो है, कौन? अबुल फजल का ये कथन है। अब आप लोग कथन बताना मेरे को कि वो कथन क्या है। तो देखो अबुल फजल, तो वो कथन जो है वो ये है कि अबुल फजल ने कहा कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि ऊपर, अगर नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर पर जो पगड़ी है वो भी नीचे गिर जाती है। अब हम लोग देखो इसकी बात करें किसकी, कि जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी प्राचीर जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो याद रखेंगे इसकी प्राचीर की लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर है। कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने इस दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर है, बुर्ज है, उनकी तुलना किससे की थी। तो याद रखेंगे किससे की थी, फटाफट कमेंट में बताना। तो इसकी तुलना की थी एस्ट्रस्कन से। किससे की थी? एस्ट्रस्कन से की थी। अब देखो इसके बारे में ये भी लिखा हुआ है कि वीर विनोद जो ग्रंथ है उसकी चोटी समुद्र तल से कितनी है, 3568 फीट है, और नीचे किनार से 700 फीट है। कुंभलगढ़ जो है उसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है, रही है कुंभलगढ़ दुर्ग। मेवाड़ जो है उसकी क्या रही है, संकटकालीन राजधानी जो है वो कहलाती है। कुंभल संकट आता था तो कौन किसको राजधानी बनाया, कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ किले के भीतर जो है पर्वत शिखर हैं, उनके ऊपर जो है छोटे छोटे दुर्ग बना हुआ जो लघु दुर्ग है, छोटा दुर्ग है, उसको क्या, उसका नाम क्या है, कटारगढ़ है। उसका नाम क्या है, कटारगढ़ है। याद रखना क्या है, कटारगढ़ है। और कटारगढ़ जो है उसको क्या कहते हैं, तो कटारगढ़ को याद रखेंगे मेवाड़ की आँख कहा जाता है। कटारगढ़ को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और
ये सारी बातें याद रख लेनी। एक टारगेट जो है उसको मेवाड़ की आँख कहा जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करती हूँ। फिर हमारा अगला प्रश्न जो है उसकी अगर हम बात करें तो हमारा अगला प्रश्न जो है उसमें हमें क्या पूछा जा रहा है कि जैसलमेर क्या पूछ रहे हैं। तो देखो हमारे अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है जैसलमेर के 2 शिल्पकार क्या हैं। जैसलमेर के 2 शिल्पकार जो हैं उनके बारे में हमसे पूछ लिया जा रहा है कि जैसलमेर के 2 शिल्पकार कौन से। भाई हाथी और लुल्लू ने अपनी शिल्प कला, विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो 2 शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है। यानी एक भाई का नाम हाथी है, एक का लुल्लू है। उन्होंने अपनी शिल्प कला, विशालता और अद्भुत नक्काशी से कौन सी हवेली को आकार प्रदान किया जो 2 शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है। तो देखो सालिम सिंह की हवेली थी क्या, दीवान नथमल की हवेली थी क्या, सागरमल की हवेली थी क्या, या फिर पटवों की हवेली थी क्या। तो देखो जैसलमेर के जो कौन थे, महारावल बहरीसाल, उनके समय नथमल मेहता जो है उनके द्वारा ये हवेली निर्मित है। तो कौन सी हवेली हो जाएगी, नथमल द्वारा के निर्मित हवेली तो हो जाएगी दीवान नथमल की हवेली। कौन सी हो जाएगी, दीवान नथमल की हवेली। ये अभी 2025 में एग्जाम हुआ उसके अंदर आया हुआ प्रश्न है। फिर देखो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है उसमें पूछा जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था। यानी अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसमें जो बुलंद दरवाज़ा है वो किसने बनाया, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो देखो किसने करवाया, ये प्रश्न भी आया हुआ है अभी 2024 के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि ये जो दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण करवाया था किसने। तो याद रखेंगे इसका निर्माण करवाया महमूद खिलजी ने। किसने करवाया, सुल्तान महमूद खिलजी ने करवाया। इसका आंसर तो हो जाएगा कि सुल्तान महमूद खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। फिर देखो ये 25 तारीख जो होती है, यानी जो होता है ना मुस्लिम महीने का होता है कि जमातुल थानी महीने की 25 तारीख को जो है उर्स शरीफ जो मेला है वो शुरू होता है। और ये जो मेला शुरू होने से पहले जो है इस दरवाजे के ऊपर एक क्या किया जाता है, भव्य समारोह के साथ में झंडा फहराया जाता है जो किसका प्रतीक माना जाता है, जो माना जाता है उर्स शरीफ की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। फिर देखो हमारा अगला प्रश्न जो है, तो हमारा अगला प्रश्न जो है उसकी हम बात करें तो क्या पूछ रहे हैं कि राजस्थान में, हमसे पूछ रहे हैं कि राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। कि राजस्थान में संस्कृत का जो प्राचीनतम अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। तो फटाफट कमेंट करो और बताओ कि राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। नानसा से हुआ क्या, पुष्कर से हुआ क्या, बयाना से हुआ क्या, या फिर घोसुंडी से हुआ क्या। तो देखो मैं आंसर आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा घोसुंडी से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, घोसुंडी से। और घोसुंडी जो है वो नगरी चित्तौड़ के निकट घोसुंडी नामक गांव है। तो नगरी चित्तौड़ के पास में घोसुंडी गांव है, वहाँ से जो है वो घोसुंडी संस्कृत का प्राचीन अभिलेख जो प्राप्त हुआ है। और इसके अंदर ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में राजवंश के जो पारसरी पुत्र सर्वतात थे उनके अश्वमेध यज्ञ करने और विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनाने का उल्लेख जो है इस शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख जो प्राप्त हुआ है उसमें किया गया है। और राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सबसे ज़्यादा प्राचीन अभिलेख जो है वो इसको ही माना जाता है। ये बात आपके समझ में आई होगी। फिर देखो हमारा अगला जो प्रश्न है तो उसमें हमसे क्या पूछा गया, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं 2024-25 के एग्ज़ाम के अंदर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नृत्य है जिसका संबंध भील जनजाति से नहीं है। यानी बाकी 3 जो है वो भील जनजाति से संबंधित है और एक जो है वो भील जनजाति से संबंधित नहीं है। तो आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है कि वो कौन सा नृत्य है जिसका संबंध भील जनजाति से नहीं है।
तो देखो युद्ध नृत्य भील जनजाति करती है, गौरी नृत्य जो है वो भील जनजाति करती है, द्विचक्री नृत्य भील जनजाति करती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, रतवई नृत्य जो है वो भील जनजाति से संबंधित नहीं है। तो फिर पूछा जाए कि रतवई नृत्य जो है वो कौन करता है, तो याद रखेंगे रतवई नृत्य जो है वो मेव जाति की महिलाएं जो है वो संत लालदास जी की स्मृति के ऊपर जो मांगलिक अवसरों है उनके ऊपर किया जाता है। किसके द्वारा किया जा रहा है, रतवई नृत्य मेव जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है, देश हितैषणी सभा ने किस सामाजिक बुराई का अंत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी देश हितैषणी सभा जो है उसने कौन सी सामाजिक बुराई जो है उसका अंत करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फटाफट बताओ, कन्यावध था क्या, त्याग प्रथा थी क्या, या फिर समाधि प्रथा थी क्या, या फिर ये सारी प्रथाएं जो थी वो थी क्या। तो देखो ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी त्याग प्रथा, इसका आंसर हो जाएगा त्याग प्रथा। अब देखो बात करें कि देश हितैषणी सभा का गठन कब हुआ, तो ये जो देश हितैषणी सभा है जुलाई 1800 और स्वतंत्र के अंदर, क्या याद रखना है, जुलाई 1800 स्वतंत्र के अंदर उदयपुर के अंदर, कहाँ पर याद रखेंगे, उदयपुर के अंदर जो है वो देश हितैषणी सभा जो है उसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। और उसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाराणा सज्जन सिंह जो थे इस देश हितैषणी सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। कौन थे इसके अध्यक्ष, महाराणा सज्जन सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष थे। और इस संस्था को त्याग प्रथा जो है उसको रोकने का इस संस्था ने क्या किया था, प्रयास किया था, ये याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि रशिया की क्षत्रिय अभिलेख में किसका नाम उत्कीर्ण है। यानी रशिया की क्षत्रिय अभिलेख जो है उसके अंदर किसका नाम उत्कीर्ण किया गया है, क्या वो नरवर्मा गोहिल है, क्या जोगेश्वर चौबीसा है, या सामंत सिंह है, या फिर कौन है, महाराणा राज सिंह है क्या। तो फटाफट कमेंट करो और बताओ। तो देखो ये जो रशिया की क्षत्रिय अभिलेख है उसके ऊपर नाम है किसका, तो नाम याद रखेंगे नरवर्मा गोहिल का है। किसका नाम है रशिया की क्षत्रिय अभिलेख में, नरवर्मा गोहिल का नाम उत्कीर्ण किया गया है। अब पूछा जाए कि ये रशिया की क्षत्रिय अभिलेख है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे वेद शर्मा। किसके द्वारा, याद रखना है हमें, वेद शर्मा के द्वारा ये रचा गया है। इसके उत्कीर्णकर्ता की बात करें तो वो कौन है, सज्जन है। और इसके अंदर किसका मतलब क्या है, इसके अंदर किस बारे में इसमें वर्णन है, तो इसमें याद रखेंगे बप्पा रावल से नरवर्मा तक जो गोहिल वंशी मेवाड़ शासक जो थे, यानी बप्पा रावल से लेके कहाँ से, बप्पा रावल से लेके और नरवर्मा गोहिल वंशीय मेवाड़ शासक जो हैं, कौन से, गोहिल वंशीय, इसे सही लिखा जा रहा है, गोहिल वंशीय जो शासक थे मेवाड़ के, उनकी जो भी उपलब्धियां हैं ना उन सब का क्या है इसके अंदर वर्णन है। किसके अंदर, तो ये रशिया की क्षत्रिय अभिलेख है इसके अंदर है। और 1274 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में ये क्या हुआ, प्राप्त हुआ। इसमें समाज में व्याप्त जो अस्पृश्यता की भावना थी उसका भी उल्लेख इसके अंदर मिलता है। किसके अंदर, रशिया की क्षत्रिय अभिलेख जो है उसके अंदर मिलता है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, वेद शर्मा के द्वारा। तो देखो साथियों ये जो है वो हमारी क्या थी बच्चों, आज की जो थी वो क्लास थी। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे और आप ऐसे ही प्रश्न जो 24-25 में जो एग्ज़ाम हुए उनके अंदर आए हैं उनको व्याख्या सहित अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को क्या कर लेना है, लाइक कर देना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूँ। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।